हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम एक और नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। और पिछले वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक पर थे, द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। आज हम पढ़ेंगे जस्ट अ मिनट, ये इन विन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉट वगैरह आ रखे थे, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह थी। इनने जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करा। तो देखो, ड्रॉट आया था, सूखा वूखा पड़ गया था, बारिश हो रही नहीं थी, जो पास्चर्स थे वो भी सूख गए थे। कैटल्स के लिए अब कुछ बचा नहीं था, फॉरेज अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। ये भी एक मेन रीज़न था कि ट्रेडिशनली जो पेस्टोरलिस्ट है वो नोमैडिक होते हैं नेचर में। दैट इज़ वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। जस्ट बिकॉज मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, ड्रॉट वगैरह आ गए, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो भी एक हद तक इम्पैक्ट डालते हैं ना इन सबकी लाइफ पे। तो ये भी एक रीज़न था, वो लोग प्लेस टू प्लेस मूव करते थे एज अ नोमैड। बट आप देखो कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम से ये जो मसाई ग्रुप के लोग थे, मसाई कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको एक ही एरिया में रहना पड़ा था, ठीक है। जो उनके लिए अलग सा एरिया रिजर्व कर दिया गया था। और उनको इन सर्च ऑफ देयर पास्चर्स वो लोग मूव भी नहीं कर सकते थे। उनकी जो मोबिलिटी थी उस पर उन लोगों ने बैन लगा दिया था। किसने? ये जो वाइट सेटलर्स थे, सो कॉल्ड वाइट सेटलर्स थे, उन्होंने। जो बेस्टेस्ट ग्रेजिंग लैंड थी वहाँ से उन लोग का कट ऑफ कर दिया गया था। इन लोग को एक ऐसे एरिया में रहने को बोला गया था जहाँ पे बारिश वारिश नहीं होती थी, मतलब उतनी नहीं होती थी, उतनी क्या मतलब, हाँ मान लो होती नहीं थी। देन अगेन जो एरिया है वो ऐसा था जो जहाँ पे ड्रॉट्स बहुत जल्दी आते थे और बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते थे। बट फिर भी उसके बाद भी ये लोग अपने कैटल्स को दूसरे प्लेसेस तक शिफ्ट नहीं कर सकते थे जहाँ पे पास्चर्स अवेलेबल हो। इस वजह से जो बहुत लार्ज नंबर में जो मसाई कैटल हैं उनकी डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टावेशन। और जो डिज़ीज़ थे, जो ड्रॉट जब हुआ था उसमें जितने भी बहुत सारे से डिज़ीज़ फैले, फेमाइन्स आया, बड़ी सारी सी प्रॉब्लम्स हुई। तो स्टावेशन और डिज़ीज़ के फैलने की वजह से बड़े सारे से कैटल्स की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। एक इंक्वायरी है 19 या जैसी, ठीक है, एक इंक्वायरी हुई थी, आप कह सकते हो सर्वे हुआ था, ठीक है, 1930 में, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि जो मसाई कम्युनिटी थी केन्या में, वहाँ पे मतलब 7,20,000 कैटल्स जो थे और 8,20,000 शिप्स थे और 1,71,000 डंकीज़ थे, ठीक है। इतने की डेथ हो गई थी इन सारे रिसेंट ईयर्स में, जो ये ड्रॉट्स वगैरह आए थे, फेमाइंस वगैरह आए थे वो। अब मतलब इतने लोग, तो इतने वहाँ पे कैटल्स थे, इनमें से आप देखोगे 1933 और 1934 वाला जो टाइम पीरियड था, ड्रॉट की वजह से 2 साल ये ड्रॉट रहा था, ठीक है। 1933 और 1934 में जितने भी ये कैटल की पॉपुलेशन है इनका आधा हो गया था, बिकॉज आधे ये जो कैटल से मैं बार बार लोग बोल रही हूँ उसकी उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जैसे ये जो ग्रेजिंग लैंड का जो एरिया था वो कम हुआ, वहाँ पे ड्रॉट्स वगैरह आने शुरू हुए, फिर फेमाइंस वगैरह आए, इन सब की वजह से बहुत ही गंदा अफेक्ट पड़ा। क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो रूल्स हैं, जो इन्होंने टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, उसने कैसे इम्पैक्ट करा। तो एक ये भी इम्पैक्ट उसका पड़ा था गंदा सा, कि जिस भी एरिया में उन लोग को रखा गया था, शिफ्ट करा गया था, वो सेमी एरिड, मतलब आप सेमी एरिड भी नहीं बोल सकते उसको, वो ऐसे एरिया थे जहाँ पे ड्रॉट्स बार बार आते थे, तो वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे थी नहीं। इस वजह से उनको भी दिक्कतें हुई, बहुत उनकी भी डेथ हो गई बहुतों में से, और उनके कैटल्स की भी डेथ हो गई। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। ये आई थिंक हमारा ये लास्ट टॉपिक है, यस ओके। तो इससे स्टार्ट करते हैं। वो तो मैंने बता दिया। अभी देखो, मसाई लैंड में एल्सवेयर इन अफ्रीका, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका में भी बहुत सारे जगह पे थे लोग ना ये। तो ऐसा नहीं था कि जो सारे पेस्टोरलिस्ट हैं उन सभी को ये जो चेंजेस आए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस नए नए आए हैं, उनको इन चेंजेस ने अफेक्ट करा। ऑब्वियसली बात है, किसी को अच्छे तरीके से अफेक्ट करा, किसी को बुरे तरीके से करा, बट बुरे वाले ज़्यादा थे कॉलोनियल पीरियड में। प्री कॉलोनियल टाइम्स में क्या हुआ, जो मसाई कम्युनिटी, मसाई जो सोसाइटी थी, नॉट कम्युनिटी, सोसाइटी थी, इट्स ओके, दोनों बोल सकते हो, वो 2 सोशल कैटेगरीज में डिवाइड थी, ठीक है। एक था एल्डर्स, यहाँ देखो, वो 2 सोशल कैटेगरीज में डिवाइड थी, एक था एल्डर्स और एक था वॉरियर्स। अब ये एल्डर्स और वॉरियर्स क्या थे? एल्डर्स एक रूलिंग ग्रुप था, ठीक है, मतलब एल्डर्स मतलब समझ में आ रहा है ना, बड़े लोग हैं एल्डर्स। वॉरियर्स में जो यंगर पीपल थे वो आते थे। तो ये जो एल्डर्स थे ये सारे मिलकर के एक रूलिंग ग्रुप बनाते थे। ये टाइम पीरियड तक, मतलब
किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ये लोग मिलते थे अपने काउंसिल्स में, और ये लोग जितने भी अफेयर्स हो रखे हैं उस सोसाइटी में, अपनी मसाई सोसाइटी में, उनको ये लोग डिस्कस करते थे, और जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो रखे हैं उनको भी डिस्कस करते थे और फिर उसको सेटल करने की कोशिश किया करते थे। वहीं बात करें अगर हम वॉरियर्स के बारे में, तो इसमें यंगेस्ट जो पीपल थे, यंगर पीपल थे, वो हुआ करते थे। और ये जो ट्राइब थी, मसाई ट्राइब है, बाकी जितने भी अलग अलग ट्राइब है, उनके के प्रोटेक्शन के लिए ज़िम्मेदार होते थे, मतलब उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदारी इनको दे रखी थी। वो अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करते थे, कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करते थे। रेडिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर था उस सोसाइटी में जहाँ पे कैटल एक वेल्थ की तरह कंसिडर करी जाती है। और इट इज़ थ्रू रेड्स ओनली कि जो पावर थी ना डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप्स की, वो बनी हुई थी। ठीक है, यंग मैन जो थे वो आते थे एज अ मेंबर ऑफ वॉरियर क्लास, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता था। मतलब हाँ, उसको बहुत सारे से लोग ज्वाइन कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि अगर इतने लोग को ज्वाइन कराया गया है तो इतने ही लोग कर सकते हैं, नहीं, जितने भी सारे से लोग हैं, ऐसा नहीं कि अब एक ही बार में पूरे लोग आ जाए तो उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नहीं, उसमें भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हुआ करते थे। और क्वालिटीज़ उनकी देखी जाती थी कि क्या आप हमारे साथ आ सकते हो या नहीं। बेसिकली उनका काम क्या था, ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये क्वालिटी उनमें होनी चाहिए थी, तो आप जाके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी जैसे कि मैंने बताया कि एल्डर्स भी थे, तो वो लोग एल्डर्स के अंडर में ही काम करते थे। भले से उनको उनका ग्रुप, मतलब उनको उनका जो प्रोफेशन था, वर्क था, वो उनको दे दिया गया था, बट हाँ, वो लोग थे अभी भी एल्डर्स के अंडर में ही, उनको रिपोर्ट वगैरह करना होता था। ये जो कहानी थी ये प्री कॉलोनियल टाइम्स की थी। अभी क्या चल रहा था, जब ये कॉलोनियल टाइम वाला टाइम पीरियड आ गया, तब क्या चल रहा था, सारे अफेयर्स को देखने के लिए मसाई ग्रुप के, मसाई सोसाइटी के जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने चीफ्स को अपॉइंट करा डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई में। ठीक है, मतलब मसाई जो सोसाइटी थी उसके भी तो बहुत सारे से ग्रुप्स थे ना, सब में एक चीफ को अपॉइंट करा, जिसको रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो जो चीफ था जिसको इन लोगों ने अपॉइंट कर रखा था, ये वाइट सेटलर्स ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने, वो रिस्पॉन्सिबल होता था ट्राइब में जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उसके लिए, चाहे लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके लिए भी, चाहे अच्छी चीज़ हो रही है उसके लिए भी। ठीक है, जो ये ब्रिटिशर्स थे उसके बाद इन्होंने बोला कि आप जो ये रेडिंग और जो ये वॉरफेयर कर रहे हो, अब ये करना बंद कर दो, क्योंकि हमारे राज में नहीं अलाउड होगा। बेसिकली तो जो इनका जो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी रेड वेड करने की, वॉरफेयर खेलने की, बाद में लोगों को अपने वॉरियर ग्रुप में लेके आने की, ज्वाइन करने की, सब के सब अभी बंद कर दो। और इन सब पे ये ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो ये इनकी जो एंशियंट टाइम से चली आ रही थी प्रथा, उनको इनने हार्म करा। तो इसकी वजह से जो एल्डर्स थे और जो वॉरियर्स थे, दोनों के दोनों अफेक्ट हुए, उनको बुरा लगा बेसिकली। एक रेगुलर बेसिस पे इनकम प्रोवाइड कराई जाती थी, होती थी बेसिकली, जिससे कि वो लोग एनिमल्स को भी खरीद सकते थे, कुछ सामान भी खरीद सकते थे, इवन वो लोग एक लैंड, बहुत बड़ी ज़मीन भी खरीद सकते थे। उसके बाद से उनको इतने पैसे मिलते थे बस उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, ट्राइब्स को, ट्राइबल अफेयर्स को, उसके लिए उनको इतने पैसे मिलते थे कि वो अपने पैसे को अपने पुअर नेबरर्स को भी दे सकते थे, जिनको कैश की ज़रूरत होती थी टैक्सेस को पे करने के लिए। वो उनको उधारी, मतलब आप समझते हो ना, उधार देना किसी को या फिर इंटरेस्ट लगा करके देना, वो लोग ऐसे भी दे सकते थे, इतने पैसे उनको मिलते थे। बहुत सारे तो जो चीफ्स थे वो अभी गांव से शहर में रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। बहुत सारे से लोग थे जिन्होंने ट्रेड में इन्वॉल्व हो लगे। अब आप इससे समझ रहे होगे कि जो चीफ्स को इनने अपॉइंट करा था वो अफ्रीकन्स ही थे। ठीक है, तभी तो उन लोगों ने शहर में जाकर के रहना शुरू करा। फिर बहुत सारे लोग इनमें से ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए। ऐसा नहीं कि हर जगह अफ्रीकन्स ही थे, कुछ जगह इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट कर रखा था। ओके, उनकी जो वाइफ्स और जो उनके बच्चे हुआ करते थे वो विलेज में ही रहा करते थे, वो अपने एनिमल्स को देखा करते थे, उनकी देखभाल करा करते थे, जस्ट बिकॉज कि एनिमल से भी बहुत कुछ इन लोगों को गेन हो रहा था। क्योंकि अगर एनिमल खरीदोगे तो उसका मुंह थोड़ी ना देखोगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको भी आप इंगेज करोगे ही ना अपने
अपनी लिवलीहुड अर्न करने में। देन अगेन जो चीफ्स थे वो उनको इतने पैसे मिलते थे कि अगर वॉर चल रहा है या फिर ड्रॉट आ गया या फिर फ्लड आ गया, कोई सा भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, वो उसमें मैनेज कर सकते थे वहाँ पे रहना। उनके पास जो इनकम आती थी वो पेस्टोरल भी थी, नॉन पेस्टोरल भी थी, और अगेन वो एनिमल्स भी खरीद सकते थे अगर उनकी जो स्टॉक है, उनकी जो कैटल्स है, उनकी डेथ वेथ हो गई है तो भी। लेकिन अगर आप देखोगे कि हिस्ट्री में अगर आप देखोगे जो पुअर पेस्टोरलिस्ट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ स्टॉक पे डिपेंड थे, इनकी स्टोरी और इन चीफ्स की स्टोरी आपको अलग अलग मिलेगी। जस्ट बिकॉज इनके पास इनकम थी चीफ्स के पास में, और जो हमारे जो पुअर पेस्टोरलिस्ट है इनके पास उतनी इनकम नहीं थी। इनके पास बेसिकली अपने बैड टाइम तक के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन की अगर आप बात करो तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, ना कैटल्स, ना घर, ना कुछ भी। तो आप किसी को ऊपर उठा रहे हो और कोई जो नीचे है वो एकदम ही नीचे होता जा रहा है, ठीक है। उनको शहर में जा कर के वर्क के लिए, मतलब अपनी जॉब के लिए, नए नए जॉब के लिए सर्च करना पड़ता था। बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे जैसे जो पेस्टोरलिस्ट वर्कर्स थे, मतलब नॉट वर्कर्स, जो पेस्टोरलिस्ट थे वो जा कर के चारकोल बर्नर्स में काम करते थे, बाकी कुछ अदर और जॉब्स किया करते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि लोग स्टार्टिंग में कुछ और उसके साथ कुछ और जॉब्स भी करा करते थे, ठीक है। जो लकी लोग होते थे उनको रेगुलर बेसिस पे वर्क मिल जाता था, लाइक रोड वोड बनाना, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना। जो सोशल चेंजेस थे मसाई सोसाइटी में वो दो लेवल पे हुए। पहले तो ये कि जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था बेस्ड ऑन एज, मतलब कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, देखो दो लेवल पे हुए। जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था जो एज पे बेस्ड था, एल्डर्स और वॉरियर्स, उनका ब्रेक डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया जस्ट बिकॉज अपने चीफ्स को अपॉइंट करके। दोनों का लाइफ अफेक्ट हुआ, दोनों की जो प्रोफेशन थी वो अफेक्ट हुई। नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, बट हाँ ये जो कल्चरल चीज़ थी, इनका जो कल्चरल एंटिटी थी आप कह सकते हो, रेडिंग करना, वॉरफेयर करना, उसके बाद लोगों को ज्वाइन करवाना उसमें, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हुए, ठीक है। मतलब ये जो एल्डर्स थे, जो वॉरियर्स थे, इनके बीच का जो एज डिफरेंस था वो डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद में सेकंड आप देखोगे कि जो ये पुअर और जो वेल्दी पेस्टोरलिस्ट है इनके बीच में एक आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो पुअर थे वो और पुअर होते चले गए, जो वेल्दी थे, वेल्दी कौन थे? जो ये चीफ्स को इन लोगों ने अपॉइंट कर रखा था, बस वही वेल्दी थे, और तो कोई था नहीं वहाँ पे, और सभी लोगों को इनने बर्बादी कर रखा था। तो जो इनके बीच में जो नए नए जो डिस्टिंक्शंस आ रहे थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा आगे डेवलप करते हुए आपको दिखेंगे। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। बाकी अगर इस चैप्टर को अगर हमें कंक्लूड करना हो तो आज भी अगर आप देखोगे जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो अफेक्ट हो रहे हैं। उनकी लाइफ, उनकी डेली लाइफ, उनका लिवलीहुड, उनके कैटल्स, आप जिस भी चीज़ों के बारे में बात कर लो, आज हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उससे इनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। जो नए नए लॉज आ रहे हैं, न्यू बॉर्डर्स हो रहे हैं, आज भी तो बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ओके, इट्स ओके, यहाँ पे डेमोक्रेसी हमें समझ में आ रहा है, हमें उनका भी हम ध्यान रखते हैं, बट इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं जितना वो लोग चाहते हैं। जो हम नए नए लॉज बनाते हैं, जो नए नए बॉर्डर्स जो बनते रहते हैं, ठीक है, हमेशा तो नहीं बनते हैं ना, मैं इंटरनेशनल बाउंड्री की बात नहीं कर रही हूँ। जो ये नॉर्मल जो लोकल लेवल पे ये जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी तो बॉर्डर्स होते हैं ना, वहाँ पे भी तो जो उनके जो नेबरर्स हैं वो तो, अगर आप उनके एरिया में जाओगे तो वो तो गुस्सा करेंगे ही ना कि क्यों आ गए मेरे एरिया में। क्योंकि आज भी ना इन लोगों को एक बैकवर्ड सोसाइटी की तरह देखा जाता है आज भी। अगर, क्योंकि मैंने देख रखा है पर्सनली, इधर ऑब्वियसली बात है, इधर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ऐसे, तो हाँ मैंने देख रखा है, इनको एक अलग सा ही एरिया दिया जाता है, और दिया भी नहीं जाता है इनको। ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप आके यहाँ पे रह लो, नहीं। ये लोग रेगुलर ऑन द मूव होते हैं, तो इन लोगों को जहाँ पे भी सूटेबल एरिया लगता है वहीं पे ये लोग अपना टेंट वेंट लगा के रह लेते हैं लोग। फिर उसके बाद जब रेगुलर टाइम पीरियड पे जब भी इन लोगों को लगे कि अब हमें बाहर जाना है या फिर कुछ भी ऐसा, तो ये लोग मूव के लिए मतलब निकल जाते हैं। और जैसे जैसे जब ये रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई उनकी मोबिलिटी पे, तो जो पेस्टोरलिस्ट थे उनको इन सर्च ऑफ देयर पास्चर्स डिफ़िकल्टी होने लगी। जस्ट बिकॉज अगर पास्चर्स नहीं मिलेंगे तो कैटल को खिलाएंगे क्या, तो कैटल मर जाएंगे कैटल, तो उनके लिए अलग लेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट बिकॉज उनके कैटल से ही बहुत सारी सी चीज़ें, उनकी जो लिवलीहुड है वही चल रही है, ठीक है। और जैसे ही पैस्चर लैंड जो डिसअपियर होने लगे, ग्रेजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि जो ये बेस्टेस्ट ग्रेजिंग लैंड थे उन्होंने तो ये जो वाइट सेटलर्स थे उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, ओके। वाइल जो पास्चर्स हैं वो ख़राब होने लगे थे, जो फॉरेस्ट था वो भी अवेलेबल नहीं था बिकॉज ड्रॉट वगैरह आ गए थे, फेमाइंस आ गए थे 1933 या 1934 में, ठीक है। टाइम्स जो था वो ड्रॉट का, उस टाइम पे क्राइसिस भी बहुत सारे चल रहे थे जिसमें जो कैटल्स थे, बहुत लार्ज नंबर में कैटल्स की डेथ हो गई। और ये सारी चीज़ें आज भी होती रहती हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि आज इनको कोई आके मना कर देता है कि आप हमारे एरिया में नहीं आओ, बट हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत इनके साथ हम इनइक्वालिटी करते हैं। तो आप देखोगे कि
जैसे जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे थे उसके साथ साथ इन लोगों ने अपने एनुअल जो मूवमेंट थे उसके पार्ट्स को चेंज करा। कैटल्स, बहुत लोग के कैटल्स की मृत्यु हो गई, तो ऑब्वियसली बात है उनके नंबर्स जो है कैटल्स के वो रिड्यूस तो हो ही जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है रिड्यूस देयर कैटल नंबर्स, उन्होंने अपने कैटल्स को कम करा। जो राइट्स थे उनके नए नए एरियाज़ में एंटर करने के लिए उसकी उन लोगों ने डिमांड भी करी। पॉलिटिकल प्रेशर भी गवर्नमेंट पर बनाया रिलीफ के लिए, सब्सिडी वगैरह के लिए, बहुत सारे सपोर्ट्स एंड डिमांड, बहुत सारे सपोर्ट के लिए इन लोगों ने डिमांड करी। ठीक है, ये जो राइट ये मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज है, इसके राइट के लिए भी इन लोगों ने डिमांड करी, बट उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तो भी सिचुएशन ठीक ठाक है, बट फिर भी कोई बात नहीं, वो एक अलग सा टॉपिक है। प्रेजेंट टाइम पे इसकी क्या सिचुएशन चल रही है वो आपका काम है, गूगल करो, विकीपीडिया करो, लिखो उसको कि प्रेजेंट टाइम पे इनकी क्या सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि जो पेस्टरलिस्ट हैं वो पास्ट का कोई बहुत बड़ा सा सिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इन लोग के पास, ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनके पास घर वर नहीं है, जस्ट बिकॉज अपने प्रोफेशन, जस्ट बिकॉज कि इनके पास प्रॉब्लम्स हैं बड़ी सारी सी, और इनके पास वो अर्न, जो लिवलीहुड को अर्न करी जाती है ना डेली बेसिस पे, जो अपना लिवलीहुड चलाने के लिए, उसके लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जो कुछ भी है उसके लिए वही वो जो मूव है ना वो नेसेसरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से हम लोग इनको ट्रीट करते हैं ये लोग वैसे हैं, नहीं, जस्ट बिकॉज अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन की वजह से इनको ऐसे बन के रहना पड़ता है। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने आकर के मतलब बोला है कि जो ये पेस्टोरल नोमैडिज्म है इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ, ये भी एक लाइफ का ही फॉर्म है, और इनको हिली जो एरियाज़ होते हैं बेसिकली, इनको वहाँ ये वैसे एरियाज़ में इनको ज़्यादा सूट करता है, तो इनको वैसे एरियाज़ में ही रहना चाहिए। किसने फोर्स नहीं करा है, बट हाँ जस्ट बिकॉज ये लोग अगर ग्राउंड पे रहेंगे इनके साथ होगी इनइक्वालिटी, होती भी है। ऐसा नहीं है कोई बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आकर के इनको मना कर रहे हो तो ये लोग, अच्छा इन लोगों में भी लड़ाइयाँ होती हैं। अब पर्सनली मैंने ये नोटिस करा है, मैं मतलब इनके बारे में कुछ भला बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो देखा है मैं वही बता रही हूँ। तो ऑब्वियसली बात है ये लोग अपने राइट्स के लिए भी लड़ते हैं, ये लोग अपने में भी लड़ते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है इन लोगों का। तो बट कोई बात नहीं, क्योंकि इनके सोशल कंडीशन को देख करके और इनके जो पर्सनल जो कंडीशन है उसको देख करके जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन लोगों ने बोल रखा है कि जो ये पेस्टोरल नोमैडिज्म है ये भी एक लाइफ का ही हिस्सा है, लाइफ का फॉर्म है, एक नॉट हिस्सा है, इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ, और दैट इज़ परफेक्टली सूटेड टू मेनी हिली एंड ड्राई रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी यहाँ तक बात समझ में आई, इसको कंक्लूड करो तो इतना ही निकलता है। प्रेजेंट डे का कंडीशन क्या था, मतलब क्या है, और उस टाइम पीरियड का कंडीशन क्या था। स्टार्टिंग में मैंने आई थिंक कुछ नए नए ट्राइब्स के, नॉट ट्राइब्स, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के नाम बताए थे, आपको पता होना चाहिए, जस्ट अ मिनट, उसको याद कर लेना, ठीक है, और मैप में मार्क भी कर लेना। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, बस 2-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्या सिचुएशन थी, अफ्रीका में क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, और क्या क्या मेजर्स लिए गए, और प्रेजेंट टाइम पे क्या सिचुएशन है, बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सो लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं। प्रीलिम्स से बहुत लोग डरते हैं, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा टफ होते जा रहा है, और मेंस भी ठीक ठाक ही है, बट हाँ अगर आप फ्रेशर हो या फिर कितने भी साल से प्रिपेयर कर रहे हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मैटर नहीं करता, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। ट्रस्ट मी, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है। सर पर्सनली एक एक बच्चे से खुद ही बात करते हैं, कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं बने, और क्या जा रहा है, नंबर लेकर के सर को मैसेज कर दो, इट्स ओके। हो सकता है आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, बिकॉज बाई शायद से बहुत सारे से स्टूडेंट्स ने 90+ स्कोर करा है इस बार के प्रीलिम्स में। सो हरी अप गाइस, और ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट के 3 चैप्टर्स और बच गए हैं, जल्दी जल्दी उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। क्लास 10th की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई है, सो आप उस वाले वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री को कोई देखता है नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं है, NCERT इंपॉर्टेंट है, मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, तो उसको अवॉइड मत करो। और अभी जो ये लेटेस्ट सिलेबस है NCERT का, उसमें 3 चैप्टर्स और हैं क्लास 9 के, जल्दी से वो भी कंप्लीट करवा देंगे। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।